नमस्कार। एक्यूरेट योगा फैमिली में आप सबका स्वागत है। आज हमारे सामने वो शख्सियत हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में फर्स्ट रैंकिंग हासिल की है, जो अब तक के हमारे पास स्कोर है उसके अकॉर्डिंग। अभी तक हमने इनसे ज़्यादा स्कोर किसी का सुना नहीं है, तो इसीलिए योग फील्ड के अंतर्गत ये पूरे भारत में प्रथम स्थान पर आए हैं। और योग क्योंकि आजकल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें युवाओं की एंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हो रही है। बहुत सारे युवा योग में आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं। इसीलिए योग में नेट जो है गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट किया है मोदी जी की कृपा से, क्योंकि मोदी जी ने इंटरनेशनल योगा डे के थ्रू योगा के महत्व को बहुत बढ़ाया है। इसीलिए आज के जो युवा वर्ग हैं वो योग में आ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो दूसरे सब्जेक्ट्स में भी जो बच्चे थे जिन्होंने एमएससी या एमकॉम या इस तरह के से भी किए थे, तो वो भी योग में एंट्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह हमारी भारतीय जो सनातन धर्म है उसके प्रति आज के युवाओं की रुचि को भी बताता है। तो इसी श्रृंखला में आज जो हमारे एक्यूरेट योगा फैमिली है उसमें जो सक्सेस स्टोरीज हैं उसमें आज हम परिचय कराएंगे आपका मिस्टर परवीन कुमार जी से। मिस्टर परवीन कुमार जी, आपका स्वागत है एक्यूरेट योगा फैमिली में। आप थैंक यू मैम। आप अपने बारे में कुछ बताएं। अभी सबसे पहले सब आपके लिए बहुत सुनना चाहते हैं कि आपने क्या किया, कहाँ से आए और कैसे कैसे आपने मुकाम हासिल किया। प्लीज। जी मैम, सबसे पहले तो मैम मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं एक सिंपल किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव काबरछा तहसील उचाना डिस्ट्रिक्ट जींद से है। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपको आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। और जेआरएफ जो फर्स्ट रैंक है उसके लिए मतलब मेरे पेरेंट्स को और जो मेरे जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया इस जर्नी में, उनको भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जी जी बिल्कुल। तो ये जो आप, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आज का युवा वर्ग योग के प्रति आकर्षित है, तो आपने भी जैसे पहले कहा था कि प्लस टू में आपके पास साइंस थी, एक बार आपने पहले जिक्र किया था, तो उसके बाद सडनली आपका योग में इंटरेस्ट कैसे आया? मैम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जो योगा है वो मतलब मेरी जिंदगी में एकदम से ही जिसको स्टार्ट है एकदम से ही आया है। क्योंकि मैम जैसे प्लस टू में जो मेरे पेरेंट्स थे उनका सपना था कि मेरा भी सपना था कि डॉक्टर बनना है। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई भी उस अकॉर्डिंग ही की है। प्लस टू में मेरे पास मेडिकल साइड थी। तो उसके कारण जैसे पेपर्स वगैरह दिए तो उसी में इंटरेस्ट था। तो उसके बाद प्लस टू में थोड़ी सी मेरे पेपर वगैरह दिए तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस उस लेवल से मैं गुजरा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग तो उस टाइम से थोड़ा सा किसी ने बताया कि आपको योगा करना चाहिए। क्योंकि मैम जो जर्नी होती है एक एग्जाम की, उसमें जो योगा है प्राणायाम है वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी स्टूडेंट का। हम्म। तो उस टाइम से ही मेरे को ये लगा कि हाँ भाई, हाँ योगा भी हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उसमें मैम जैसे मेडिकल था मेरा, उस पेपर में मेरा मतलब हुआ नहीं सिलेक्शन, एआई जो पीएमटी होती है। तो उसके बाद मैंने सीधा ये सोचा कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं। हम्म। तो इसलिए मैंने जो भी बच्चे करते हैं आर्ट्स ली मैंने, बीए सिंपल आर्ट्स। तो उसके बाद जो मेरा एक भाई है वो पुलिस में है, उन्होंने बताया कि आपको एमए करना चाहिए योग में, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसकी काफी जो वैकेंसी है वो आने वाली है पुलिस डिपार्टमेंट में भी आधे में। तो मेरे को लगा कि करना चाहिए क्योंकि किसी में तो करना ही था एमए। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने हमारे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है वो उधर डिपार्टमेंट है फिजिकल एजुकेशन का, उधर योगा की जो एमए है वो करवाई जाती हैं। तो मैंने उधर एनरोल किया और साथ साथ में मेरे को ये भी पता चला कि जो यूजीसी है जो आगे पीएचडी भी करवाते हैं योगा में, और यूजीसी स्पॉन्सर्स जो स्कॉलरशिप है वो भी देते हैं।
तो मेरा इस चीज़ में रुचि जगी और मैंने कहीं से देखा कि हमारे जो एक्यूरेट योगा हैं, अमनदीप सर हैं, वो कोचिंग भी देते हैं। तो मेरे लिए वो जो जर्नी है वो बहुत ही ईज़ी हो चुकी है मैम। तो इसीलिए मैंने उनका 1 साल कोचिंग लिया और उसका परिणाम ये है कि मतलब आज मेरा जेआरएफ हो गया और एआईआर फर्स्ट है जैसे आप कह रहे हो, तो उसका ही परिणाम है। हाँ, नहीं, नहीं, बहुत ही मेहनत आपने की है डेफ़िनेटली, और एमए करते हुए की है। मेन चीज़ जी ये मैम, जी। कि आपने कोई नेट जेआरएफ के लिए अलग से टाइम को नहीं रखा था। एमए के एग्ज़ाम देते हुए आपने प्रिपरेशन किया, उसके बाद आपने ये मुकाम हासिल किया है। अ, जी मैम। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आपने अपनाई, कुछ बच्चे भी उससे लाभान्वित तो होना चाहेंगे, क्योंकि जो अभी लाइन में लगे हैं सब जेआरएफ करना चाहते हैं, सबका सपना होता है बच्चों का। तो उनके लिए आप अपनी स्ट्रेटजी एक बार डिस्कस करेंगे क्या, कि आपने क्या पेपर वन को टाइम दिया, क्या पेपर टू को दिया, तो किस तरीके जी से मैम। आपने अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाया, किस तरह से मैनेज किया, आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? जी मैम, बिल्कुल। मैम शुरू में तो जैसे सर कोचिंग देते हैं, तो मैंने खुद ही स्लाइड्स पे ना निर्भर होकर खुद हैंड रिटन नोट बनाए, ताकि जो कहते हैं ना कि अपना लिखा हुआ जल्दी याद रहता है। हम्म। तो मैंने हर एक स्लाइड्स जितने भी नोट्स थे मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए। मेरे कम से कम 3-4 रजिस्टर भर चुके थे। तो मैंने सारा हैंड रिटन नोट बनाया पेपर 2 का। और रही पेपर 1 की बात मैम, जैसे सर भी कहते हैं कि पेपर 1 ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई भी एक टीचर आपको पेपर 1 की जो संपूर्ण तैयारी है वो नहीं करवा सकता। यूट्यूब पे काफ़ी चैनल्स हैं जो पर्टिकुलर जो भी हमको टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है यूट्यूब पे। तो मैंने वो टेक्नीक भी अपनाई और उसका मतलब टॉपिक समझने में मेरे को बहुत ही हेल्पफुल हुआ मैम वो। मेरे लिए वो टेक्निक काम कर पाई मैम। डेफिनेटली। तो यूट्यूब के जी माध्यम मैम। से भी हम एक ही टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। जी मैम, जी बिल्कुल मैम। काफ़ी क्रिएटिव यूट्यूबर है आज के टाइम में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो भी अगर थोड़ी उनकी वीडियो देखें तो उनको काफ़ी रुचि उत्पन्न हो सकती है। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो इस तरीके से पेपर 1 की यूनिट्स को कवर किया जा सकता है। हालाँकि जी मैम, बिल्कुल आसानी से। अमनदीप सर भी अपने तरीके से बहुत अच्छा करा रहे हैं पेपर 1, लेकिन जी मैम। जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है या कहीं कोई गैप रह गया है कि आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, तो यूट्यूब के माध्यम से आप अलग-अलग चैनल्स पर जा कर के अपने गैप को फिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हर बच्चे का अपना गैप वो खुद ही पहचान सकता है, दूसरा कोई उसे बता नहीं सकता है, राइट? जी मैम। जी मैम, जी बिल्कुल। जी, जी, जी। परवीन जी, एक बात और बताइए कि आपको ये अमनदीप सर हैं, इनका टीचिंग स्टाइल कैसा लगता है? जी मैम, जो अमनदीप सर हैं वो योगा की जो कोचिंग देते हैं नेट जेआरएफ की, तो मैं तो ये सोचता हूँ कि योगा में ऐसे भी टीचर हो सकते हैं जो टू द पॉइंट पढ़ाना समझते हैं, और जो मतलब जो बच्चे हैं कि आई थिंक उनके पास 25 साल के भी जो स्टूडेंट हैं और 50 साल के भी पढ़ते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप कैसे फिल करना है। तो आई थिंक वो हर किसी में क्वालिटी नहीं होती जो कि हमारे गुरुजी में है। तो आई थिंक मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी आवाज़ जब सुनते हैं, तो ये लगता ही नहीं कि भई किसी की टीचर्स की आवाज़ सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो उनको सुनते ही जाओ। कि जो लास्ट वाले दिन थे हमारे, तो जब जी मैम। जब हमारा आई थिंक एग्ज़ाम का 1 महीना रह गया था, तो रिवीज़न भी काफ़ी हो चुकी थी। तो ये लग रहा था कि क्या करें? तो उस टाइम उनकी जो स्पेशल रिकॉर्डिंग वीडियो रहती हैं, तो तो उनको मैं चलते-फिरते ईयरफ़ोन कान पे रख के तो वो सुनता ही जाता था। तो हाँ। इतना थोड़ा-सा भी बोरियत कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता था कि अभी चलो इसको बंद करते हैं या कुछ सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, तो कभी भी ये फ़ील होता ही नहीं था मैम। उनकी हाँ। आवाज़ में एक अलग प्रकार का जादू है मैम। जी। अलग ही जादू है। चलिए ठीक है, क्योंकि ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को, चाहे वो 20 साल का हो या
आपने 50 तो कम बोला है, आई थिंक 60-65 साल की उम्र वाले भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो जी मैम, जी वो बिल्कुल। उनके बीच में कैसे सबको अपना बना लेते हैं या कैसे उनसे मैनेज कर पाते हैं, वो उन्हीं के अंदर कला है, बाकी सब में ये मैम कला हो नहीं सकती। जी मैम, मैं तो ये सोचता हूँ कि भी उन्होंने योग साधना की होगी ताकि उन्होंने ये काबिलियत पैदा उन्होंने खुद में ये पैदा की, आई थिंक। हाँ, क्योंकि उनके व्यक्तित्व से तो ऐसा ही लगता है कि अगर उनमें इतनी स्किल है, तो हो सकता है कुछ खास चीज उनके अंदर हो सकती है। जी मैम, जी। चलिए, ठीक है मैम प्रवीण। और लास्ट, जी मैम, एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आप भी काफ़ी मतलब आप पढ़ाते हो योगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हो, तो वो चीज़ भी मैम मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा बात करते हैं कि मैम हैं, सरिता मैम की क्लास हो चुकी है, आप जॉइन कर लो। तो उनको भी ये रहता है कि कोई पर्सन आपको पढ़ा रहा है तो उनको भी वो उनका भी दिल कितना अच्छा होगा मैम। कि वो बच्चों की इतनी केयर करते हैं, है ना मैम? बिल्कुल, तो जी मैम। बिल्कुल। देखिए पेरेंट्स का ना काम यही होता है कि वो बच्चों को हमेशा सही दिशा में ही आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। जहाँ उनको लगता है कि यहाँ से हमारा बच्चा कुछ सीखेगा तो वो उसको प्रोत्साहित करते हैं। पेरेंट्स का काम यही जी है। मैम। एज़ अ जी पेरेंट मैम। मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि मुझे लगेगा कि कोई अच्छी चीज़ कहीं से सीखने को मिले, हाँ, बच्चे जाओ वहाँ पे देखो, सुनो, नहीं समझ आए तो पूछना, ये करना, वो सब चीज़ें तो होती हैं। जी मैम, जी बिल्कुल। जी। तो ठीक है, आपने अपनी स्ट्रैटेजी तो बताई, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से कार्य करें? क्योंकि अलग-अलग तरीके के उनके टाइम शेड्यूल होते हैं, कोई पढ़ाई करते हुए कर रहा है, कोई जॉब करते हुए कर रहा है, कोई हाउसवाइफ्स हैं तो वो भी चाहती हैं कि थोड़ा-सा योग फील्ड में आगे बढ़ा जाए। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि कैसे उनको आगे बढ़ना है? तो जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए अभी फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है, या जिन्होंने एमए कंप्लीट कर चुके हैं, या जो हाउसवाइफ है ना? तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप टू द पॉइंट पढ़ें। क्योंकि मैम और वो कोचिंग से ही होगा मैम, क्योंकि मैंने देखा है कई यूट्यूब पे कि वो बताते हैं कि 10-12 बुक्स आप ले आइए और उनको पढ़िए। तो वो वर्क कहीं न कहीं नहीं करता मैम, क्योंकि हम एक बुक्स पे अगर हमको कोई जैसे हम पढ़ना वही चाहते हैं जो हमारा पसंद का होता है मैम, पर एग्ज़ाम में वैसा नहीं होता कि वही क्वेश्चन आए। तो हुँ, किसी का मन करता है कि भगवत गीता, उपनिषद पढ़ लें, पर क्वेश्चन वहाँ से आजकल कम आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बच्चे जेआरएफ या नेट की अभिलाषा रखते हैं, वो एक बार कोचिंग तो वो उस उनके लिए मस्ट है मैम। ऐसे भी बच्चे मैंने बहुत देखे हैं जो पढ़ाई में बहुत अव्वल हैं, पर उन्होंने कोचिंग नहीं ली कहीं से भी, पर उनका नेट तो हो जाता है, पर जेआरएफ नहीं होता। तो इसका कारण मैं यही समझता हूँ कि उन्होंने टू द पॉइंट उन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले तो मैम कि कहीं न कहीं से वो कोचिंग लें, जो जहाँ से भी करवा रहे हैं, जैसे अमनदीप सर वो करवा रहे हैं, बहुत ही मतलब टॉप का वो जो काम कर रहे हैं। तो और सेकंड बात रही मैम टाइमिंग की। टाइमिंग तो मैम अगर किसी की रुचि है करने में योगा में, तो वो टाइम कहीं न कहीं से, जैसे अगर कोई हाउसवाइफ की आप बात कर रहे थे, वो टाइम कहीं न कहीं से निकल जाता है मैम। और जिसको मैम टाइम नहीं भी निकालना, तो वो अगर सारा दिन खाली भी है, तो वो उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा मैम। तो टाइम बिल्कुल। का तो आई थिंक कोई, जी मैम, कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। अगर कोई विलिंगली अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए आई थिंक 4 से 5 घंटे तो आराम से निकल ही जाने चाहिए। और इतना काफ़ी है मैम कि जेआरएफ करने के लिए। अगर कोई 6 महीने अगर फुल डेडिकेशन से, परसेवरेंस से तैयारी करे, तो 6 महीने आई थिंक मोर देन इनफ है। बिल्कुल सही कहा प्रवीण जी, क्योंकि अगर किसी ने ठान लिया कि उसको नेट जेआरएफ करना है और कहे कि टाइम नहीं है, तो ये दोनों बातें इम्पॉसिबल हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि किसी भी इंसान के पास 24 घंटे होते हैं और अगर वो विलिंग है तो उसके पास टाइम है। हम ये मान ही नहीं सकते कि वो टाइम नहीं निकाल पाएगा।
जी मैम, एक और होता है, अगर पूरी पूरी डेडिकेशन से अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है या कोई हाउसवाइफ है, तो जो पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, वो भी इस बात को कहीं न कहीं समझते हैं कि ये बच्चा मेहनत कर रहा है, तो इसको हमको सपोर्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, वो सपोर्ट करते जी हैं, मैम। उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। मोस्टली ऐसा ही होता जी है, मैम। 99% हम यही देखते हैं। बाकी 1% तो कहीं भी कोई चांस होता है, तो उसके बारे में हम कह नहीं सकते। तो जी मैम। ये तो है खैर। तो आपने तो बहुत ही अच्छा जो है सजेशन दिया बच्चों को, और आपने खुद भी अप्लाई करके बड़ा एक मुकाम हासिल किया है। तो आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं एक्यूरेट योगा परिवार की तरफ से। और आप जीवन में बहुत उन्नति करें, और इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। नमस्कार।